नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रेशु त्यागी। कोर्स दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्स दिस वीक। क्या कोई नाबालिग मुस्लिम लड़की कर सकती है शादी? इस मसले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या NCPCR ने इस बाबत पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। फैसले में हाई कोर्ट ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर सहमति जताई थी। याचिका में आयोग ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन है और पोक्सो की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या NCPCR की तरफ से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हालिया फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 16 साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय S. ओका की पीठ ने इस मुद्दे पर सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट R. राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया। NCPCR की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले में टिप्पणियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा, कृपया आदेश के इन 2 पैराग्राफों पर रोक लगाएं। तुषार मेहता ने कहा कि बाल विवाह पर प्रतिबंध और पोक्सो अधिनियम पर प्रभाव को देखते हुए यह एक गंभीर मुद्दा है। पीठ ने मामले पर सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख तय करते हुए कहा, हम मामले की जांच करेंगे। पहले हम एमिकस क्यूरी को सुनेंगे और हम मामले की सुनवाई करेंगे। उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह योग्य उम्र की लड़की को ध्यान में रखते हुए एक मुस्लिम जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी। उदाहरणों पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि एक मुस्लिम लड़की की शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होती है। हाईकोर्ट ने कहा था कि एक मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। सर दीन शाह फरदुनजी मुल्ला द्वारा मोहम्मडन कानून के सिद्धांत पुस्तक से आर्टिकल 195 के अनुसार याचिकाकर्ता 16 वर्ष से अधिक होने के कारण अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए सक्षम है। लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक बताई गई है। इस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दोनों विवाह योग्य आयु प्राप्त कर चुके हैं। उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि सर दीन शाह फरदुनजी मुल्ला की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ के आर्टिकल 195 के अनुसार स्वस्थ दिमाग का प्रत्येक मुसलमान जिसने प्यूबर्टी प्राप्त कर लिया है वह विवाह करने योग्य है। NCPCR की याचिका के अनुसार उच्च न्यायालय का फैसला अनिवार्य रूप से बाल विवाह की अनुमति दे रहा है और यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष हैं और सभी धर्मों पर लागू होते हैं। इसके अलावा निर्णय यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की रोकथाम 2012 या पोक्सो की भावना के खिलाफ है, जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून भी है। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा वैध सहमति नहीं दे सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर गुजरात सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने 14 साल या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हुए अच्छा व्यवहार किया। इस मामले पर केंद्र की भी सहमति ली गई थी। कैदियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर एक हलफनामे में राज्य सरकार ने ये बात कही। वहीं सरकार ने कहा कि दूसरे याचिकाकर्ताओं का कोई मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं हो रहा जिससे वह पीआईएल दाखिल कर सके। याचिकाकर्ताओं ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई तीखे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी। जस्टिस अजय कुमार रस्तोगी ने कहा कि गुजरात सरकार ने बीती रात इस मामले में भारी भरकम हलफनामा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा भी सभी पक्षकारों को मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने राज्य और दोषियों के जवाबी हलफनामे का जवाब देने के लिए समय मांगा। अनुरोध को स्वीकार करते हुए पीठ ने सुनवाई 29 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को उनकी 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा पाया गया और ये केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद किया गया। सरकार ने ये भी कहा है कि निर्णय शीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित नीति के अनुसार किया गया था, न कि आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के हिस्से के रूप में कैदियों को छूट देने के सर्कुलर के तहत। शीर्ष अदालत को सरकार ने बताया कि सरकार ने छूट देने के लिए 7 अधिकारियों की राय पर विचार किया। सरकार ने कहा कि याचिका न तो कानून में चलने योग्य है और न ही तथ्यों पर मान्य है। आगे ये तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं का तीसरा पक्ष है जिनके पास सजा से छूट के आदेशों को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। हलफनामे से ये भी पता चला कि सीबीआई और मामले की सुनवाई करने वाली निचली अदालत ने 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। गोधरा उप जेल के अधीक्षक को लिखे पत्र में सीबीआई अधिकारी ने कहा था कि अपराध जघन्य और गंभीर था, इसलिए उन्हें समय से पहले रिहा नहीं किया जा सकता है। गुजरात सरकार द्वारा 15 अगस्त 2022 को सजा से छूट दिए जाने के बाद सभी दोषियों को गोधरा की एक जेल से रिहा कर दिया गया था। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गुजरात सरकार मामले में छूट पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार थी और निर्देश दिया कि 2 महीने के भीतर छूट के आवेदनों पर फैसला किया जाए। गुजरात सरकार ने साल 2001 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप के दोषियों को सजा कम कर समय से पहले रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के गुनहगारों की सजा पूरी होने से पहले रिहाई का विरोध करते हुए कई संगठनों ने गुजरात सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा खालिद के खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टि सही हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि खालिद का नाम साजिश की शुरुआत से लेकर दंगे होने तक आया है। वो जेएनयू के मुस्लिम छात्रों का व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य रहा है। उसने जंतर मंतर, जंगपुरा, सीलमपुर आदि मीटिंग में भी हिस्सा लिया था। उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था और यूएपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य लोगों को दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 में दिल्ली के जामिया इलाके और पूर्वोत्तर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और दंगे के मास्टरमाइंड होने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की ओर से दाखिल जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद की ओर से दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, हमें जमानत अपील में कोई दम नहीं लगता, अपील खारिज की जाती है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने इस पर दोनों पक्षों की पूरी दलीलें सुनने के बाद 9 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद 9 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। शर्जील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था। जेल में बंद उमर खालिद ने सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उमर खालिद ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये दलील दी थी कि इस हिंसा में न तो उसकी कोई आपराधिक भूमिका है और न ही किसी भी आरोपी के साथ कोई आपराधिक संबंध है। उमर खालिद की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पायस ने ये दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने सीएए समेत वही मुद्दे उठाए थे जिन्हें लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही थी। इनमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। खालिद ने निचली अदालत में उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। खालिद ने फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की व्यापक साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ता होने के नाते अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। यहाँ इस दंगे में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर अंकिता भंडारी केस से चर्चा में आए उत्तराखंड के पुलिस पटवारी सिस्टम को खत्म करने को उत्तराखंड सरकार तैयार हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अब हत्या, रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच नियमित पुलिस ही करेगी। इन सब अपराधों वाले मामलों की फाइल तुरंत पुलिस को दी जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट मीटिंग का ब्यौरा पेश करते हुए कहा, सरकार प्रदेश में पुलिस पटवारी सिस्टम धीरे धीरे समाप्त करने की तैयारी में है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा दिए गए 2018 के फैसले को लागू करेगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि अन्य अपराधों से जुड़े मामले भी चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास भेजने की तैयारी में है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट नोट के बाद मामले की सुनवाई बंद की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में राजस्व पुलिस की पटवारी चौकी की भूमिका संदिग्ध नजर रही थी। क्षेत्रीय पटवारी के अंकिता के गुमशुदा होने की जानकारी मिलने के महज कुछ ही घंटों बाद अचानक छुट्टी पर चले जाने से कई सवाल खड़े हुए थे। वहीं इस मामले में लापरवाही की गाज चार्ज लेने वाले नए पटवारी पर गिरी थी। पुलिस पटवारी की लापरवाही को लेकर भी धामी सरकार घिरी हुई थी। पटवारी पुलिस महज एक कानून व्यवस्था की मशीन नहीं बल्कि पहाड़ी समाज का एक अंग भी है। इस व्यवस्था की पहचान उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी पटवारी पुलिस में निहित है। उत्तराखंड की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही 1861 का अंग्रेजों का पुलिस एक्ट यहां लागू नहीं हुआ था। विशिष्ट सांस्कृतिक परिवेश के कारण ही उत्तराखंड का प्रशासन जनजातीय असम की तरह अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत चला था और उसी के अनुसार पटवारियों को पुलिस अधिकारी मिले थे। राज्य सरकार द्वारा दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हमने सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख एक विज्ञप्ति रखी थी, जिसमें कैबिनेट के 12 अक्टूबर 2022 के एक फैसले का हवाला देते हुए
ये कहा गया था कि राज्य में वो क्षेत्र जो अभी रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत आते हैं उन्हें एक चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को के सपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले चरण में जो अपराध बच्चों और औरतों के विरुद्ध या अन्य जघन्य अपराध हैं उन्हें तुरंत रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उधर केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्निपथ योजना पर हलफनामा दाखिल किया। योजना के तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने कहा कि नई अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती करने का उसका निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के लिए लिया गया एक नीतिगत निर्णय है। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। अब अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। केंद्र का कहना है कि अग्निपथ योजना की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। अग्निपथ योजना एक नई योजना है जो 3 सेवाओं में भर्ती करती है। इस योजना को सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय के तहत लागू किया गया है। केंद्र का कहना है कि रैलियों के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए भेदभाव के आरोप गलत हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि सेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती के लिए उसकी अग्निपथ योजना सेना को युवा बनाएगी और अपने कार्यकाल के बाद बाहर निकलने वाले रंगरूट समाज के लिए राष्ट्रवादी, अनुशासित और कुशल जनशक्ति साबित होंगे। स्टार परीक्षा और रैलियों के तहत होने वाली भर्ती की प्रक्रिया अलग होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। केंद्र का कहना है कि विस्तृत परामर्श के बाद बनाई गई अग्निपथ योजना से क्षमता कम नहीं होगी। हलफनामे में कहा गया है कि आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक और कौशल में एक बड़ा बदलाव आया है। सशस्त्र बलों की समय परीक्षित पारंपरिक संरचनाएं अपनी बढ़त खो रही हैं। इसने सशस्त्र बलों के समग्र संगठन में संरचनात्मक परिवर्तन को आवश्यक बना दिया है। अग्निपथ योजना की संवैधानिक वैधता और समग्र रूप से सशस्त्र बलों में भर्ती को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं के एक बेंच के जवाब में सरकार का जवाब आया है। अग्निपथ योजना में 4 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों में से केवल 25% भारतीय सेना में बने रहेंगे, जबकि बाकी को बाहर निकलना होगा। केंद्र का कहना है कि इस योजना को कानूनी रूप से ज्यादा उपयुक्त है। इस योजना से सेना पर कम भार पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर काडर में जिन अग्निवीरों को चयन नहीं किया जाएगा वो बाहर निकल जाएंगे और उनके पास दूसरे करियर विकल्प के लिए बेहतर मौका होगा। साथ ही लंबी अवधि के लिए नियमित संवर्ग में चयनित जवानों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। केंद्र ने बताया कि नियमित संवर्ग में नामांकन होने के बाद ही अग्निवीरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में अपने साथ साथ देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रिंस हत्याकांड में आरोपी छात्र के जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की मांग करते हुए आरोपी छात्र की तरफ से कहा गया कि सीबीआई जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है जो आरोपी के खिलाफ हो। 17 अक्टूबर को किशोर न्याय बोर्ड ने हत्या आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना की मंजूरी दी थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दूसरी बार भी अपने आदेश में आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने के आदेश दिए थे। 2017 में गुरुग्राम के निजी स्कूल में 7 साल के मासूम प्रिंस की गला रेतकर हत्या की गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। इस घटना के बारे में जानकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि 11वीं में पढ़ने वाला ये जो छात्र है इसके ऊपर आरोप लगा था। कहा गया था कि मासूम प्रिंस की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई ताकि परीक्षा के बाद होने वाली पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग रद्द हो जाए। गुरुग्राम में प्रिंस हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी छात्र के वकील ने जमानत देने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया है कि सीबीआई जांच में अब तक ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगा है जो आरोपी के खिलाफ हो। वहीं कोर्ट ने भी जांच पर ऐतराज जताया है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र को अंतरिम जमानत दे दी है।
2017 में गुरुग्राम के निजी स्कूल में 7 साल के मासूम प्रिंस की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। सोमवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने पुराने आदेश को जारी रखा और हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर सुनवाई करने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में आरोपी छात्र की जमानत याचिका पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की। आरोपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने बेंच के सामने कहा कि वह किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत के हकदार हैं। भले ही आरोपी पर व्यसक के रूप में मुकदमा चलाया जाए। इस पर बेंच ने जांच एजेंसी को फटकार लगाई और कहा, जांच एजेंसी द्वारा हमारे सामने दाखिल किए गए दस्तावेज बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं हैं। कम से कम उन दस्तावेजों को फाइल करें जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। मनन ने बताया कि वे कैसे जमानत के हकदार हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और बताया कि कैसे जमानत दी जा सकती है। मनन का कहना था कि जेजे एक्ट की धारा 12 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये मुकदमा अब तक खत्म हो जाना चाहिए। मनन ने कहा, यहाँ तक कि 2015 में अधिनियम में संशोधन के बाद पुनर्वास की धारा पर जोर दिया गया था। ये मामला सिर्फ झूठे आरोप का है और कुछ नहीं। बेंच ने साफ किया कि हम एक लिमिटेड पॉइंट पर हैं और मामले को रद्द करने पर नहीं। 2019 में भी यही आदेश पारित किया गया था। ये 2 बार हो चुका है। अब हमारे लिए इस पर नए सिरे से विचार करना मुश्किल होगा। इस पर बेंच ने कहा, फिलहाल हम इस बात पर कायम हैं कि उस पर जमानत के लिए व्यसक के तौर पर मुकदमा चलाया जाए। एएसजी ने कहा, मुकदमे में देरी इसलिए हुई क्योंकि हमारे पास 129 गवाह हैं। एएसजी ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि जमानत देने के लिए अपराधों की प्रकृति पर विचार करने की आवश्यकता है। बेंच ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, जहां एक बच्चे की जान चली जाती है और माता पिता अपने बच्चे को खो देते हैं, और दूसरी तरफ एक युवा लड़के ने मुकदमा शुरू नहीं होने पर भी 5 साल हिरासत में बिताए हैं। सीबीआई के वकील ने कहा कि इस मामले को 3 जजों के पास वापस भेजा जाए, क्योंकि इससे पहले 3 जजों ने आदेश पारित किया था। निर्णय एक दूसरे के विपरीत हैं। अब तक धारा 12 की प्रयोज्यता पहले से ही मानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर पटाखों पर बैन से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सभी तरह के पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाए जाने के दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कमेटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका की गई थी। ग्रीन पटाखों की खरीद, बिक्री और भंडारण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि यह मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में इस पर हाई कोर्ट का अलग से विचार करना उचित नहीं होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए स्वतंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटाखों पर 1 जनवरी 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए बेंच के लिए इस पर अभी सुनवाई करना उचित नहीं। ग्रीन पटाखों के भंडारण और बिक्री में लगी 2 संस्थाओं द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि डीपीसीसी के पास पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दौरान हरे पटाखों को शामिल करने का कोई अवसर नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सांसद ने तर्क दिया कि जीवन के अधिकार का बहाना देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कोर्ट से दिल्ली सरकार को स्वीकृत पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने का आदेश देने की मांग की है। ये प्रार्थना करते हुए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघन करने वाले निर्देश को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाए। याचिका में दिल्ली सरकार के साथ साथ डीपीसीसी को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई। आक्षेपित निर्देश को मनमाना बताते हुए और ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अंतिम समय पर प्रतिबंध लगाते हुए दलील दी गई कि डीपीसीसी की कार्रवाई न केवल याचिकाकर्ताओं की आजीविका, याचिका में यह भी तर्क दिया गया
कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण या एनजीटी के 1 दिसंबर 2020 के आदेश में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध की परिकल्पना नहीं की गई, क्योंकि ये उस समय कोविड-19 स्थिति के संदर्भ में पारित किया गया था। पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति या डीपीसीसी के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई है। डीपीसीसी ने 14 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिलीवरी सहित और सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने हेट स्पीच पर सख्त होते हुए हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई। हालांकि कोर्ट ने कहा कि धर्म की परवाह किए बिना हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा, घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है, ऐसे बयान विचलित करने वाले हैं, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पूछा कि क्या अपने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या मुस्लिम भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं? दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जस्टिस जोसेफ ने सिब्बल से पूछा, यह भी पूछा कि जब आप कानून मंत्री थे तब अपने भड़काऊ भाषण को लेकर क्या उस दौरान आपने कोई कदम उठाया था? वकील कपिल सिब्बल ने कहा, बीजेपी सांसद परवेश वर्मा मुस्लिम को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस इस तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है। कोर्ट ने कहा, 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? हमने ईश्वर को इतना छोटा बना दिया। भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उधर विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में बार मालिकों से अवैध रूप से रिश्वत लेने और पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को पीसी एक्ट के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा, अप्रूवर सचिन वेज और अन्य के बयान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए जमानत आवेदन की सुनवाई के चरण में बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साक्ष्य की स्वीकार्यता परीक्षण का मामला होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने जो धन शोधन का मामला दर्ज किया था, उसमें उन्हें 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी थी। देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच. गवालानी ने बृहस्पतिवार को जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशमुख को पहले ही जमानत दे दी है, इसलिए राष्ट्रीय क्रांति पार्टी नेता केवल उनके खिलाफ सीबीआई मामले में ही जेल में बंद हैं। और इसी के साथ कोर्ट की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।